मुंबई शहर की चमकती रोशनी और ऊंचे आसमान को छूने वाली इमारतें सिंघानिया परिवार की अपार दौलत और अजेय प्रभाव की गवाही देती थीं। लेकिन इस विशाल और शानदार हवेली की चारदीवारी के भीतर मीरा की जिंदगी एक दमघोंटू सोने के पिंजरे में कैद होकर रह गई थी। वह हवेली जिसे बाहर से लोग एक सपने जैसा मानते थे, मीरा के लिए एक ठंडी और निष्ठुर जेल बन चुकी थी। उसके कदमों की आहट भी उन भारी संगमरमर के फर्शों पर कहीं खो जाती थी। इस आलीशान घर में हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन प्यार का एहसास नहीं था। आज सुबह जब मीरा ने बाथरूम के शीशे के सामने खड़ी होकर उस छोटी सी प्रेगनेंसी किट को देखा, तो उसकी आंखें भर आईं। किट पर उभरी दो गुलाबी लकीरें इस बात का स्पष्ट संकेत थीं कि उसके गर्भ में एक नई जान पल रही है। खुशी और घबराहट के मिले जुले आंसुओं ने उसके गालों को भिगो दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यह नन्हा मेहमान उसकी सूनी जिंदगी में खुशियों का नया सवेरा लेकर आएगा। उसने अपने पेट पर धीरे से हाथ रखा और उस अनदेखे बच्चे से खामोश वादे किए। आर्यन भी बहुत खुश होगा। शाम को जब आर्यन ऑफिस से घर लौटा, तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कठोर भाव था। वह सिंघानिया ग्रुप का शक्तिशाली और निर्दयी सीईओ था, जिसे सिर्फ सफलता से मतलब था। मीरा ने हिम्मत जुटाकर उसके कमरे में कदम रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने उस प्रेगनेंसी किट को मेज पर रख दिया। उसने उम्मीद की थी कि आर्यन उसे गले लगाएगा और खुशी से झूम उठेगा, लेकिन आर्यन ने उस किट को एक बेजान कागज के टुकड़े की तरह देखा और उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी। यह एक अच्छी खबर है, मीरा, आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी टाई ढीली करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नीरसता थी, जैसे वह किसी नए बिजनेस डील की बात कर रहा हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अब मेरी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। एक कानूनी उत्तराधिकारी का होना मेरे चेयरमैन बनने का रास्ता साफ कर देगा। मीरा के कानों में उसके ये शब्द किसी जहर की तरह घुल गए। आर्यन के लिए वह बच्चा सिर्फ एक मोहरा था, जिससे वह अन्य सदस्यों को मात दे सके। परिवार का कोई महत्व नहीं था। अगले दिन यह खबर हवेली में आग की तरह फैल गई। आर्यन की मां, देवकी देवी, एक बेहद सख्त और पारंपरिक सोच वाली महिला थी। उनके लिए हवेली के नियम और खानदान की प्रतिष्ठा ही सब कुछ थी। जब उन्होंने यह खबर सुनी, तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उन्होंने तुरंत मीरा को बुलवाया। देवकी की नजर मीरा के पेट पर टिक गई, जैसे वह किसी इंसान को नहीं, बल्कि अपने वंश के अगले वारिस को पालने वाली मशीन को देख रही हो। उनकी आंखों में स्नेह बिल्कुल नहीं था, सिर्फ नियंत्रण की भावना थी। सुनो मीरा, देवकी की आवाज में किसी महारानी जैसा हुक्म था। अब तुम सिंघानिया खानदान के वारिस को जन्म देने वाली हो, इसलिए आज से तुम्हारा बाहर जाना पूरी तरह बंद है। तुम्हारी डाइट, तुम्हारा आराम, यहां तक कि तुम्हारे उठने बैठने का समय भी अब मैं तय करूंगी। तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिससे मेरे पोते पर बुरा असर पड़े। मीरा चुपचाप सिर झुकाए सुनती रही। उसका दम घुट रहा था। वह अपने ही शरीर में एक कैदी की तरह महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे उसकी पहचान मिट गई है। मीरा अक्सर पुणे में बिताए अपने पुराने दिनों को याद करती थी। उसके पिता, रमन देसाई, एक साधारण स्कूल टीचर थे, लेकिन उन्होंने मीरा को हमेशा आत्मसम्मान और प्यार के साथ बड़ा किया था। उनकी छोटी सी दुनिया में खुशियां पैसों से नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट से नापी जाती थीं। रमन ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मीरा की शादी इस बड़े घर में की थी, यह सोचकर कि उसकी बेटी हमेशा सुखी रहेगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि महलों वाली दुनिया में दिल पत्थरों के होते हैं। आज मीरा बेहद अकेली थी। गर्भावस्था के पहले कुछ महीने मीरा के लिए किसी बुरे सपने की तरह बीते। उसे सुबह भयानक कमजोरी और मतली महसूस होती थी। कई बार वह वॉशरूम के फर्श पर गिर जाती थी, लेकिन उसे उठाने वाला कोई नहीं होता था। हवेली में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, पर वे सिर्फ देवकी देवी के आदेश पर चलते थे।
आर्यन सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात शराब के नशे में लौटता था। जब मीरा अपनी तकलीफें उसे बताने की कोशिश करती तो वह झुंझला जाता और उसे आराम करने की सलाह देकर सो जाता था। एक रात डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए मीरा ने आर्यन से कहा, आर्यन, कल मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? पहली बार बच्चे की धड़कन सुनने का मौका मिलेगा। आर्यन ने अपने फोन से नजरें हटाए बिना रूखे स्वर में जवाब दिया, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। मीरा, मुझे कल लंदन के निवेशकों के साथ एक बहुत अहम मीटिंग करनी है। ड्राइवर तुम्हें अस्पताल ले जाएगा। मीरा के गले में जैसे एक भारी कांटा सा चुभ गया और वह एक निवाला भी नहीं निगल सकी। अकेले अस्पताल जाना मीरा के लिए एक भावुक और दर्दनाक अनुभव था। जब मशीन के जरिए उसने पहली बार अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुनी तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। कमरे में अन्य सभी गर्भवती महिलाएं अपने पतियों के साथ आई थीं, जो उनके हाथ थामे हुए थे, लेकिन मीरा उस ठंडे बिस्तर पर बिल्कुल अकेली थी। अस्पताल से लौटते समय उसने अपने पिता को फोन किया। रमन की आवाज सुनते ही मीरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यहां सब अजनबी है। रमन अपनी बेटी की सिसकियां सुनकर बेबस महसूस कर रहे थे। उन्होंने भारी मन से उसे समझाया, बेटी, शादीशुदा जिंदगी में कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। आर्यन एक बड़ा आदमी है, उसकी कई जिम्मेदारियां हैं। तुम उसे समझने की कोशिश करो और मजबूत बनो। समाज में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये शब्द भारतीय समाज की उस कड़वी सच्चाई को दर्शाते थे, जहां एक लड़की को हमेशा झुकने और सहने की ही शिक्षा दी जाती है। मीरा ने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता की मजबूरियां थीं। तभी देवकी देवी वहां आ गईं और मीरा के हाथ से फोन छीन लिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। क्या तुम अपने पिता को हमारे खानदान की बुराई बता रही हो? याद रखो मीरा, अब तुम इस हवेली की बहू हो। बाहर वालों से रोज रोज बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस रोने धोने से मेरे पोते पर बुरा असर पड़ेगा। आज के बाद तुम बिना मेरी इजाजत के फोन को हाथ भी नहीं लगाओगी। देवकी का यह फरमान सुनकर मीरा सन्न रह गई। अब उसका आखिरी सहारा उसके पिता से बातचीत का रास्ता भी बंद था। जब रात को आर्यन वापस आया तो मीरा ने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की। उसने उम्मीद की थी कि कम से कम आर्यन इस ज्यादती के खिलाफ कुछ बोलेगा, लेकिन आर्यन ने कपड़े बदलते हुए बड़ी लापरवाही से कहा, मां ठीक ही तो कह रही हैं। गर्भवती महिलाओं को वैसे भी ज्यादा रेडिएशन से बचना चाहिए। तुम व्यर्थ में बात का बतंगड़ बना रही हो। तुम्हें इस घर में महारानियों की तरह रखा गया है, फिर भी तुम्हें शिकायतें ही करनी है। आर्यन की इन बातों ने मीरा की आखिरी उम्मीद भी कुचल दी। आर्यन को लगता था कि पैसा और रुतबा ही दुनिया की हर समस्या का समाधान है। उसे यकीन था कि मीरा जैसी एक मध्यम वर्गीय लड़की, जिसने कभी इतने ऐशो आराम नहीं देखे, वह इस दौलत को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसे यह घमंड था कि उसका पैसा मीरा की हर भावना और हर आत्मसम्मान को खरीद चुका है, लेकिन वह कर्म के अटल नियम को भूल गया था। प्रकृति का न्याय बहुत कठोर होता है, और जो इंसान दूसरों की भावनाओं को अपने जूतों की धूल समझता है, उसे एक न एक दिन नियति जरूर धूल चटाती है। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। मीरा का पेट अब साफ दिखने लगा था और उसके साथ ही उसके भीतर एक नई ताकत भी जन्म ले रही थी। यह ताकत उस बच्चे की थी जो उसके खून से सिंचित हो रहा था। हर रात जब वह बच्चे की हलचल महसूस करती तो उसका दर्द कहीं पीछे छूट जाता था। उसने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वह अपने बच्चे को इस ठंडे और बेरहम माहौल की परछाई भी नहीं छूने देगी। सिंघानिया परिवार का अहंकार उसके बच्चे को नहीं बिगाड़ पाएगा। हवेली के नौकर भी मीरा की हालत पर तरस खाते थे, लेकिन देवकी देवी के खौफ से कोई कुछ नहीं बोलता था। पुरानी दाई रजिया
जो सालों से वहां काम कर रही थी। कभी कभी छुपकर मीरा के लिए गर्म दूध ले आती थी। एक दिन रजिया ने मीरा के आंसू पोंछते हुए कहा, बिटिया, बड़े घरों की दीवारें सोने की होती हैं, लेकिन रहने वालों के दिल बर्फ जैसे ठंडे होते हैं। तुम्हें अपने और बच्चे के लिए मजबूत बनना होगा। ये दुनिया कमजोरों को जीने नहीं देती। रजिया के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। उसी सप्ताह आर्यन की कंपनी का सालाना समारोह था। इस समारोह में शहर के सभी रसूखदार लोग, राजनेता और बड़े व्यापारी आने वाले थे। आर्यन के लिए यह पार्टी अपने विरोधियों को अपनी सफलता दिखाने का एक जरिया थी। उसने मीरा के कमरे में एक बेहद महंगा और भारी डिजाइनर लहंगा भिजवाया। साथ ही एक संदेश भी था कि उसे इस पार्टी में एक आदर्श और खुशहाल पत्नी की तरह बर्ताव करना है। मीरा उस चमचमाते लिबास को देखकर सिहर उठी। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक दिखावा है, ताकि समाज की आंखों में धूल झोंकी जा सके। गर्भावस्था के कारण मीरा का शरीर पहले ही काफी थक चुका था। वह भारी लहंगा और उन महंगे गहनों का बोझ सहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके पास इनकार करने का कोई विकल्प भी नहीं था। शाम को जब वह तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई, तो उसे अपना ही अक्स अजनबी लगने लगा। गहनों से लदी वह एक ऐसी मूर्ति लग रही थी जिसमें कोई जान नहीं थी। उसके पैरों में सूजन थी और कमर में हल्का दर्द भी शुरू हो गया था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पी लिया और नीचे चल दी। पार्टी हॉल रोशनी और लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ शैंपेन के गिलास टकराने की आवाजें और झूठी हंसी गूंज रही थी। आर्यन ने एक बेहतरीन सूट पहना हुआ था और वह मेहमानों के बीच किसी राजा की तरह मुस्कुरा रहा था। जब मीरा वहां पहुंची, तो आर्यन ने रस्म अदायगी के लिए उसका हाथ थाम लिया। उसने मीडिया के कैमरों के सामने मीरा के साथ पोज दिए और उसे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी साबित करने की कोशिश की। कैमरों की चमकती फ्लैशलाइट्स मीरा की आंखों को चुभ रही थीं और सिर चकराने लगा था। यह झूठा दिखावा और आर्यन की वह बनावटी मुस्कान मीरा के धैर्य की अंतिम परीक्षा ले रही थी। एक तरफ उसके भीतर का मातृत्व उसे आराम करने की गुहार लगा रहा था, तो दूसरी तरफ यह स्वार्थी समाज उसे एक प्रदर्शन की वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अचानक उसके पेट के निचले हिस्से में एक तेज ऐंठन उठी। दर्द इतना भयानक था कि मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आर्यन का हाथ जोर से पकड़ने की कोशिश की ताकि वह उसे अपनी तकलीफ बता सके, लेकिन आर्यन की नजरें कहीं और ही तलाश कर रही थीं। आर्यन ने मीरा का हाथ झटक दिया और एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली महिला निवेशक की तरफ बढ़ गया। मुझे माफ करना मीरा, मुझे मिसेज कपूर से एक जरूरी बात करनी है। तुम जाकर कहीं बैठ जाओ, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा और वहां से चला गया। मीरा भीड़ के बीच अकेली और असहाय खड़ी रह गई। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने मदद के लिए अपनी सांस देवकी देवी को ढूंढा, लेकिन वे अपनी सहेलियों के साथ दौलत और गहनों की नुमाइश में व्यस्त थीं। उसी पल मीरा को एहसास हुआ कि इस विशाल महल में उसका वजूद सिर्फ एक परछाई भर है। अगर वह आज यहां गिरकर मर भी जाए, तो शायद पार्टी की शान में कोई कमी नहीं आएगी। लोग बस लाश के ऊपर से गुजर जाएंगे। बच्चे की एक और जोरदार किक ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। यह लात जैसे उसे एक चेतावनी दे रही थी कि उसे इस दलदल से बाहर निकलना होगा। एक मां के तौर पर यह उसकी जिम्मेदारी थी। मीरा ने अपने होंठों को दांतों से दबाया, दर्द को सहा और एक गहरा फैसला लिया। पार्टी की वह रात मीरा के दिल में एक गहरा घाव छोड़ गई थी। अगले दिन सुबह जब वह उठी, तो उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। आर्यन कमरे में नहीं था। वह हमेशा की तरह अपने व्यापार के साम्राज्य को संभालने के लिए जल्दी निकल गया था। मीरा को भयानक उल्टी महसूस हुई और वह लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ भागी। ठंडे फर्श पर बैठकर वह घंटों अपनी किस्मत पर रोती रही, लेकिन उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उसे लगा जैसे यह महल उसकी सांसें छीन रहा हो। दूसरी तरफ
आर्यन सिंघानिया कॉरपोरेट दुनिया की सीढ़ियां चढ़ने में अंधा हो चुका था। उसके लिए अपनी गर्भवती पत्नी की तबीयत से ज्यादा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव मायने रखते थे। उसके प्रतिद्वंद्वी उसे हराने की कोशिश कर रहे थे और आर्यन किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी बचाना चाहता था। उसे लगता था कि उसने मीरा को दुनिया की सारी भौतिक सुख सुविधाएं देकर अपना हर पति धर्म निभा दिया है। महंगे डॉक्टरों की फौज और नौकरों की कतार को ही वह अपना सच्चा प्यार और सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझता था। कई रातों तक मीरा आर्यन का इंतजार करती रही ताकि वह उससे अपने दिल की बात कह सके। एक रात जब आर्यन घर लौटा तो शराब की गंध उसके पूरे कपड़ों से आ रही थी। मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा कि उसे आर्यन के समय और साथ की जरूरत है। वह इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई है और गर्भावस्था के दिन उसके लिए बहुत भारी हो रहे हैं। आर्यन ने अपना कोट उतारते हुए एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हें किस बात की कमी है? मीरा आर्यन की आवाज में चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी तरसते रहते हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं, नौकर हैं, गाड़ियां हैं और सिंघानिया खानदान का रुतबा है। एक मध्यम वर्गीय लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मेरा काम पैसे कमाना है, न कि तुम्हारे साथ बैठकर पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह बेकार की रोमांटिक बातें करना। तुम्हें अपनी किस्मत पर गर्व होना चाहिए, न कि हर वक्त मुझसे इस तरह की बेवजह शिकायतें करनी चाहिए। आर्यन के ये शब्द मीरा के गाल पर एक जोरदार तमाचे की तरह लगे। उसे एहसास हुआ कि आर्यन के दिल में उसके लिए कभी कोई प्यार या सम्मान नहीं था। वह केवल एक सौदा थी, एक ऐसी वस्तु जिसे उसने अपनी दौलत से खरीद लिया था। आर्यन का मानना था कि भारत में एक मध्यम वर्गीय लड़की कभी भी इतने बड़े और अमीर घर को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती, खासकर तब जब वह गर्भवती हो। समाज का डर और गरीबी उसे हमेशा इसी महल की दहलीज में बांधकर रखेगी। देवकी देवी का रवैया भी दिन ब दिन और ज्यादा कठोर होता जा रहा था। उन्होंने हवेली के सभी नौकरों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि मीरा को कोई भी बाहरी खबर न मिले। अखबार और टीवी तक मीरा की पहुंच से दूर कर दिए गए थे। देवकी देवी अक्सर मीरा को ताने मारती थीं कि कैसे वह उनके खानदान के वारिस को अपने पेट में रखने के लिए पूरी तरह से भाग्यशाली है। उनके अनुसार एक अच्छी बहू का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना और घर के पुरुषों की हर आज्ञा का पालन करना होता है। आर्यन पूरी तरह से इस गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी दौलत ने मीरा को हमेशा के लिए उसका गुलाम बना दिया है। भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई भी यही थी कि बिना मायके के समर्थन के एक गर्भवती महिला कभी भी अपने पति का घर नहीं छोड़ती। लोग क्या कहेंगे, इस डर से औरतें अपनी पूरी जिंदगी घुट-घुट कर बिता देती हैं। आर्यन जानता था कि मीरा के पिता रमन देसाई एक गरीब शिक्षक हैं जो कभी भी समाज के इन कठोर सवालों और ताने बाने का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आर्यन मीरा के भीतर पल रही एक मांग की उस अद्भुत और असीम शक्ति को पहचानने में पूरी तरह से नाकाम रहा था। एक औरत जब तक सिर्फ एक पत्नी होती है तब तक वह हर जुल्म सह सकती है, लेकिन जब बात उसके होने वाले बच्चे के भविष्य और उसके आत्मसम्मान की आती है तो वह एक खूंखार शेरनी का रूप ले सकती है। मीरा अब आर्यन के इस सोने के पिंजरे में अपने बच्चे की मासूमियत और उसके पवित्र भविष्य का गला घुटते हुए खामोश रहकर नहीं देख सकती थी। रात के गहरे सन्नाटे में मीरा अक्सर जागती रहती थी और गहरी नींद में सो रहे आर्यन के चेहरे को घूरती रहती थी। वह आदमी जो दुनिया के लिए एक बहुत ही सफल और आदर्श पति था, वास्तव में एक बेहद स्वार्थी और खोखला इंसान था। मीरा सोचती थी कि क्या कभी आर्यन ने उसके दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश की है। पीड़ाओं से होकर गुजरती है। आर्यन के लिए यह गर्भावस्था केवल 9 महीने का एक जैविक प्रोजेक्ट था जिसके अंत में उसे अपना बहुमूल्य वारिस मिलने वाला था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मीरा हर रात दर्द से कराहती है या उसे अपने मायके की कितनी याद आती है। उसकी महत्वाकांक्षाओं ने
उसकी इंसानियत को पूरी तरह से निगल लिया था। कंपनी के शेयर, विदेशी निवेशकों की तालियां और मीडिया की चकाचौंध ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह अपने ही घर में सुलग रही एक गहरी आग को नहीं देख पा रहा था। मीरा को अब कर्म के नियम पर गहरा विश्वास होने लगा था। वह जानती थी कि जो बोया जाता है वही काटा भी जाता है। आर्यन आज अपनी ताकत के नशे में चूर होकर जिस तरह से एक बेबस और गर्भवती महिला की भावनाओं को कुचल रहा था, उसका हिसाब प्रकृति एक दिन जरूर करेगी। हर आंसू जो मीरा की आंखों से गिरकर इस हवेली के संगमरमर पर सूख जाता था, वह भविष्य के एक बहुत बड़े तूफान की खामोश शुरुआत थी। समय का पहिया बहुत धीरे लेकिन बहुत ही सटीकता से घूम रहा था। धीरे धीरे मीरा ने खुद को मानसिक रूप से इस दलदल से बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी। उसने आर्यन से बहस करना या अपनी तकलीफें बताना पूरी तरह से बंद कर दिया था। आर्यन को लगा कि मीरा अब समझदार हो गई है और उसने अपने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मीरा अपने बच्चे के लिए एक ऐसी नई दुनिया के सपने बुन रही थी जहां पैसा नहीं बल्कि प्यार सबसे ऊपर हो। उसकी खामोशी उसकी हार नहीं बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी रणनीति थी। मीरा को अपने पिता का वह छोटा सा लेकिन बहुत ही खुशहाल घर याद आता था। वहां दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स नहीं थीं, लेकिन घर के हर कोने में हंसी गूंजती थी। त्योहारों पर जब पड़ोसियों के साथ मिलकर मिठाइयां बनती थीं, तो वह असली खुशी होती थी। यहां सिंघानिया हवेली में हर त्योहार सिर्फ एक पीआर स्टंट होता था, जहां कैमरे के सामने मुस्कुराना पड़ता था। मीरा कभी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस नकली और जहरीले माहौल में बड़ा हो, जहां रिश्तों की कीमत सिर्फ रुपयों में आंकी जाती हो। एक दिन आर्यन ने मीरा के लिए एक बहुत ही कीमती हीरों का हार भेजा। यह उसकी तरफ से मीरा को खुश करने का एक और सतही प्रयास था, क्योंकि वह लगातार 3 दिनों से बिजनेस टूर पर बाहर था। जब मीरा ने उस चमकते हुए हार को देखा, तो उसे लगा जैसे वह कोई लोहे की जंजीर हो जिसे उसके गले में बांधने के लिए भेजा गया है। दौलत का यह भद्दा प्रदर्शन उसे अब और भी ज्यादा डराने लगा था। उसने उस हार को बिना पहने ही वापस डिब्बे में बंद कर दिया। देवकी देवी ने जब देखा कि मीरा ने वह बेशकीमती हार नहीं पहना है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वह दरिद्र और छोटी सोच कभी नहीं बदलेगी, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। मेरा बेटा तुम्हारे लिए करोड़ों के गहने लाता है और तुम उनका अपमान करती हो। एक साधारण स्कूल मास्टर की बेटी इस राजशाही परिवार के लायक कभी बन ही नहीं सकती। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन कड़वे शब्दों को एक बार फिर अपने दिल के गहरे तहखाने में दफन कर दिया। उसी वक्त मीरा के पेट में एक बहुत ही तेज हलचल महसूस हुई। बच्चे ने जैसे अपनी मां की इस बेबसी पर एक जोरदार प्रतिक्रिया दी हो। मीरा ने अपना हाथ पेट पर रखा और एक गहरी सांस ली। उस नन्ही सी जान ने उसे यह एहसास दिलाया कि अब और ज्यादा झुकना कायरता होगी। उसने मन ही मन खुद से एक बहुत बड़ा वादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चे को इस सोने के पिंजरे में एक कैदी की तरह कभी भी पैदा नहीं होने देगी। जब आर्यन अपने विदेशी दौरे से वापस लौटा, तो उसने मीरा की इस नई और रहस्यमयी खामोशी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसे अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट की बहुत चिंता थी, जो उसकी कंपनी को एक नए मुकाम पर ले जाने वाला था। रात के खाने पर उसने मीरा से सिर्फ इतना पूछा कि डॉक्टर की रिपोर्ट कैसी है और क्या बच्चे का वजन सही तरीके से बढ़ रहा है। मीरा ने बस हाँ में सिर हिला दिया। आर्यन ने चैन की सांस ली और तुरंत अपनी बिजनेस फाइलों में दोबारा डूब गया। आर्यन का अहंकार इस हद तक बढ़ चुका था कि उसे लगता था कि वह पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए डींगे हाँकता था कि औरतों को संभालना सबसे आसान काम है, बस उन्हें क्रेडिट कार्ड और महंगे कपड़े दे दो। उसे पूरा यकीन था कि मीरा जैसी एक साधारण पृष्ठभूमि की लड़की कभी भी
उसके जैसे अरबपति पति को छोड़ने का बेवकूफी भरा विचार अपने दिमाग में ला ही नहीं सकती। लेकिन वह एक घायल औरत की असली ताकत से अनजान था। भारतीय समाज का ढांचा भी आर्यन के इस झूठे विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाता। संस्कार मीरा को भी दिए गए थे। आर्यन को लगता था कि समाज का यह डर और अपनी बदनामी का खौफ मीरा को हमेशा उसके पैरों की धूल बनाकर रखेगा। लेकिन मीरा की सोच अब इन सारी सीमाओं को पार कर चुकी थी। मीरा के लिए अब यह साफ हो गया था कि उसे एक बहुत ही कड़ा और साहसिक कदम उठाना होगा। वह जानती थी कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है और एक अकेली गर्भवती महिला के लिए सड़क पर जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन यह कठिनाई इस दमघोंटू महल की आरामदायक कैद से कई गुना बेहतर थी। वह अपने बच्चे को एक इंसान बनाना चाहती थी, न कि आर्यन की तरह पैसे के पीछे भागने वाली एक बेजान मशीन। बगावत के बीज अब उसके दिल में पूरी तरह से जड़ें जमा चुके थे। उसने चुपचाप अपनी उन पुरानी चीजों को सहेजना शुरू कर दिया जो वह अपने मायके से साथ लेकर आई थी। उसकी सूती साड़ियां, उसके पिता द्वारा दी गई कुछ किताबें और वह छोटी सी डायरी जिसमें वह अपने दर्द को लिखती थी। यह सब उसकी असली पहचान थी, जिसे उसने आर्यन के दिए गए महंगे लिबासों के नीचे कहीं छिपा दिया था। अब वह समय बहुत करीब आ रहा था जब यह शांत दिखने वाली नदी अपने सारे बंधनों को तोड़कर एक भयंकर और विनाशकारी बाढ़ का रूप लेने वाली थी। आर्यन अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठकर अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने के नए नए सपने बुन रहा था। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि जिस महल की नींव उसने पैसे और घमंड के बल पर खड़ी की है, वह बहुत जल्द रेत के महल की तरह ढहने वाला है। कर्म का एक अचूक बाण उसकी तरफ पूरी गति से बढ़ रहा था। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह बेरुखी और अहंकार उसे बहुत जल्द जीवन के सबसे बड़े और दर्दनाक पछतावे की भयानक आग में धकेलने वाले ताई हैं। सिंघानिया हवेली में आज विवाह की सालगिरह का जश्न मनाने की बहुत बड़ी और शानदार तैयारी चल रही थी। यह कोई खुशी का पारिवारिक समारोह नहीं था, बल्कि समाज में अपनी दौलत और रुतबे का दिखावा करने का एक बेहतरीन बहाना था। घर को फूलों और महंगी विदेशी रोशनियों से इस तरह सजाया गया था जैसे कोई राजमहल हो। लेकिन इस सारी चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही गहरा और भयानक अंधेरा छिपा हुआ था। मीरा जानती थी कि यह सारा दिखावा केवल मीडिया और व्यापारिक भागीदारों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। आज मीरा की शारीरिक और मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। गर्भावस्था के इस नाजुक दौर में उसे आराम की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसे एक बेहद भारी और सोने के तारों से जड़ा हुआ डिजाइनर लहंगा पहनने के लिए मजबूर किया गया था। इस महंगे लिबास का वजन उसके कमजोर शरीर के लिए सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके पैरों में सूजन आ गई थी और हर कदम उठाना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। फिर भी उसे एक बेजान गुड़िया की तरह सजाकर इस दिखावटी महफिल में पेश किया जाना था। पार्टी शुरू होने से पहले ही उसकी सास देवकी देवी ने उसे बहुत सख्त चेतावनी दे दी थी। उनका कहना था कि आज की रात हवेली में शहर के सबसे रसूखदार लोग आने वाले हैं, इसलिए मीरा को हर वक्त मुस्कुराते रहना होगा। किसी भी तरह की थकावट या बीमारी का बहाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवकी की कठोर नजरें मीरा के चेहरे पर टिकी हुई थीं, मानो वह कोई इंसान न होकर सिंघानिया परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा मात्र हो, जिसे आज नुमाइश के लिए रखा गया था। आर्यन जब शाम को अपने कमरे में तैयार होने के लिए आया, तो उसने एक बार भी मीरा की तरफ प्यार से नहीं देखा। वह एक बहुत ही महंगा और शानदार ब्लैक सूट पहनकर शीशे के सामने अपनी टाई ठीक कर रहा था। उसके चेहरे पर एक सफल और घमंडी व्यवसायी का तेज था, लेकिन एक पति की कोमलता पूरी तरह से गायब थी। उसने मीरा से बस इतना कहा कि आज रात मीडिया के सामने उनका व्यवहार बिल्कुल एक आदर्श और खुशहाल जोड़े की तरह दिखना चाहिए, ताकि कंपनी के शेयरों पर अच्छा असर पड़े। हवेली का विशाल हॉल मेहमानों की भीड़ और शैंपेन की खुशबू से पूरी तरह भर चुका था। चारों तरफ
महंगी शराब, दिखावटी हंसी और व्यापारिक सौदों की कानाफूसी गूंज रही थी। जैसे ही आर्यन और मीरा ने सीढ़ियों से नीचे हॉल में कदम रखा, कैमरों की चमकती हुई फ्लैशलाइट्स ने उनका स्वागत किया। मीरा को अपनी आंखों के सामने अचानक बहुत अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। आर्यन ने दुनिया को दिखाने के लिए उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था, जो एकदम ठंडा और पूरी तरह से भावनाहीन था। इतनी बड़ी भीड़ और शोर शराबे के बीच भी मीरा खुद को दुनिया की सबसे अकेली और बेबस महिला महसूस कर रही थी। लोग उसके पास आकर उसे सालगिरह की बधाइयां दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी पीली पड़ती हुई रंगत और थकी हुई आंखों को नहीं देखा। हर कोई बस आर्यन की सफलता और उसकी बेशुमार दौलत की तारीफों के पुल बांधने में व्यस्त था। यह समाज केवल सफलता को सलाम करता था। किसी इंसान के दर्द या उसकी अंदरूनी तकलीफ से इन रसूखदार लोगों को कोई लेना देना नहीं था। लगातार 2 घंटे तक ऊंचे सैंडल पहनकर खड़े रहने के कारण मीरा के पेट के निचले हिस्से में अचानक एक बहुत ही तेज और भयानक दर्द उठा। यह दर्द इतना तीखा था कि उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, जो संगीत के शोर में कहीं दब गई। उसने दर्द को कम करने के लिए अपना एक हाथ कसकर अपने पेट पर रख लिया और दूसरे हाथ से आर्यन के कोट की आस्तीन को पकड़ने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा था और अब खड़ा रहना पूरी तरह से असंभव हो रहा था। आर्यन उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विदेशी महिला निवेशक के साथ व्यापारिक बातचीत में पूरी तरह से खोया हुआ था। वह महिला बेहद खूबसूरत थी और आर्यन उसके हर शब्द पर बहुत ही आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रहा था। जब मीरा ने कांपते हुए हाथों से आर्यन को छुआ, तो उसने बहुत ही जल्लाहट और गुस्से के साथ पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए कोई चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की नाराजगी थी कि मीरा ने उसकी इस जरूरी व्यापारिक बातचीत में दखल देने की जुर्रत कैसे की। आर्यन, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया मुझे कमरे तक ले चलो, मीरा ने हाँफते हुए और बहुत ही धीमी आवाज में मिन्नत की। लेकिन आर्यन ने उसकी इस तकलीफ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने बहुत ही कठोरता से फुसफुसाते हुए कहा, मीरा, यह कोई तमाशा करने का समय नहीं है। तुम देख नहीं रही हो कि मैं मिस एंजेला के साथ एक बहुत बड़ी डील पर बात कर रहा हूं। तुम जाकर कहीं सोफे पर बैठ जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में वहां आता हूं। इतना कहकर आर्यन ने बहुत ही बेदर्दी से अपना हाथ मीरा की पकड़ से छुड़ा लिया और उस विदेशी मेहमान को हॉल के दूसरे कोने की तरफ ले जाने लगा। मीरा वहीं अवाक और सुन्न खड़ी रह गई। उसका अपना पति, जिसके बच्चे की वह मां बनने वाली थी, उसे इस भयानक दर्द की हालत में अकेला छोड़कर एक व्यापारिक सौदे के पीछे चला गया था। पेट का दर्द अब और भी ज्यादा भयंकर रूप ले चुका था, मानो कोई अंदर से उसके शरीर को बहुत बुरी तरह से नोच रहा हो। दर्द की उस भयानक लहर के कारण मीरा के पैरों ने उसका साथ देना पूरी तरह से छोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने से हॉल की वह सारी चकाचौंध गायब होने लगी और एक बहुत ही गहरा काला अंधेरा छा गया। अगले ही पल वह भारी लहंगा और उन महंगे गहनों का सारा बोझ लेकर उस ठंडे और कठोर संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग चौंक गए और वहां अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। संगीत की धुन भी एक पल के लिए जैसे थम सी गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान और दुखी करने वाली बात यह थी कि वहां मौजूद किसी भी इंसान ने तुरंत आगे बढ़कर उस बेबस और दर्द से तड़पती गर्भवती महिला को उठाने की कोशिश नहीं की। ये सभी लोग उच्च वर्ग के तथाकथित सभ्य लोग थे, जो किसी के फटे हुए कपड़ों पर तो तरस खा सकते थे, लेकिन किसी बड़े आदमी की पत्नी को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वे बस दूर खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे और इस तमाशे को बहुत ही हैरानी और ठंडी नजरों से देख रहे थे। फर्श पर पड़ी मीरा अपने पेट को पकड़े हुए दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। उसकी नजरें उस भीड़ में आर्यन को ढूंढ रही थीं, इस उम्मीद में कि शायद वह दौड़कर आएगा
और उसे अपनी बाहों में उठा लेगा। लेकिन आर्यन उस समय हॉल के दूसरे छोर पर अपनी उस खास मेहमान को कार तक छोड़ने के लिए बाहर जा चुका था। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी किस हाल में फर्श पर पड़ी अपनी जिंदगी और बच्चे के लिए तड़प रही है। तभी भीड़ को चीरती हुई देवकी देवी वहां बहुत ही गुस्से में पहुंची। उन्होंने फर्श पर पड़ी अपनी बहू को देखा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता या ममता का एक भी कतरा मौजूद नहीं था। उन्हें केवल इस बात की फिक्र थी कि मीरा के इस तरह सबके सामने गिर पड़ने से उनके खानदान की कितनी बड़ी बदनामी हो रही है। उन्होंने तुरंत अपने 2 पुराने नौकरों को इशारा किया कि वे मीरा को वहां से जल्दी हटा लें, ताकि पार्टी का यह रंग में भंग ना पड़े और मेहमानों को कोई असुविधा ना हो। तुमने तो आज हमारे खानदान की इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। देवकी देवी ने मीरा के कान के पास झुककर बहुत ही तीखे और जहरीले शब्दों में फुसफुसाया, क्या तुम सीधे अपने कमरे तक नहीं जा सकती थी? तुम्हें यह सारा तमाशा इन सब बाहरी लोगों के सामने ही करना था। अगर मेरे पोते को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इन कठोर शब्दों ने मीरा के दिल पर एक बहुत ही गहरा और कभी न भरने वाला घाव कर दिया था। देवकी के ये शब्द मीरा के लिए किसी तेज धार खंजर से कम नहीं थे। आज उसे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि इस घर में उसके अपने जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है। वह केवल एक किराए की कोख थी, जिसका काम सिंघानिया परिवार को उनका वारिस देना था। अगर आज इस फर्श पर उसकी जान भी चली जाती तो शायद कल आर्यन किसी और लड़की से शादी करके नया वारिस पैदा कर लेता। इस दर्दनाक सच्चाई ने उसके शरीर के दर्द से भी ज्यादा उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। नौकरों ने बड़ी मुश्किल से मीरा को उठाया और उसे सहारा देकर सीढ़ियों से ऊपर उसके कमरे तक ले गए। बिस्तर पर लेटते ही मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब उसके गालों से बहने लगा। लेकिन ये आंसू अब बेबसी या कमजोरी के नहीं थे। ये उस भयानक सच्चाई को स्वीकार करने के आंसू थे जिससे वह अब तक भाग रही थी। वह जानती थी कि आर्यन कभी भी एक अच्छा पति या एक अच्छा और जिम्मेदार पिता नहीं बन सकता है। कुछ देर बाद एक पारिवारिक डॉक्टर को वहां बुलाया गया। उसने मीरा की जांच की और उसे कुछ जरूरी दवाइयां दी। डॉक्टर ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि यह दर्द अत्यधिक मानसिक तनाव और शारीरिक थकान का परिणाम है। अगर मीरा ने पूरी तरह से आराम नहीं किया तो वह अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो सकती है। यह चेतावनी सुनकर मीरा के भीतर की वह सोई हुई मां अचानक बहुत ही भयंकर रूप से जाग उठी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। डॉक्टर के जाने के बाद कमरा पूरी तरह से शांत और सूना हो गया था। बाहर हॉल से अभी भी पार्टी के शोर और तेज संगीत की आवाजें बहुत साफ आ रही थीं। आर्यन अभी भी अपनी उस झूठी शान और व्यापारिक दुनिया में पूरी तरह से मग्न था। उसने एक बार भी ऊपर आकर अपनी पत्नी का हाल पूछने की कोई जहमत नहीं उठाई। इसी एक पल ने मीरा के दिमाग में चल रहे सारे द्वंद्व और भ्रम को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मीरा ने बहुत ही गहराई से सोचना शुरू किया। अगर उसका बच्चा इस घर में पैदा हुआ तो वह भी बिल्कुल आर्यन की तरह ही एक कठोर, स्वार्थी और भावनाओं से खाली इंसान बन जाएगा। उसे बचपन से ही यह सिखाया जाएगा कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ है और रिश्ते केवल एक व्यापारिक समझौता होते हैं। देवकी देवी उसे अपने उन्हीं सड़े गले और घमंडी संस्कारों में बड़ा करेंगी, जहां किसी गरीब या कमजोर की भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। क्या वह अपने बच्चे को ऐसा इंसान बनने दे सकती थी? नहीं, वह ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। एक मां होने के नाते यह उसका सबसे बड़ा और पवित्र कर्तव्य था कि वह अपने बच्चे की आत्मा को इस जहरीले और दूषित माहौल से पूरी तरह बचाए। उसने अपने पिता रमन की उन बातों को याद किया जो कहते थे कि इंसान की असली दौलत उसका अच्छा चरित्र और उसकी ईमानदारी होती है। मीरा को अब यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि इस सोने के पिंजरे में रहकर वह अपने बच्चे को कभी भी
वह सच्ची और अच्छी परवरिश नहीं दे पाएगी। यह केवल पति पत्नी के बीच का झगड़ा नहीं था, बल्कि यह दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की एक बहुत बड़ी जंग थी। एक तरफ आर्यन का वह घमंड था, जो मानता था कि वह अपनी अकूत दौलत से दुनिया की हर चीज को आसानी से खरीद सकता है। दूसरी तरफ मीरा का वह अटल मातृ प्रेम था, जो अपने बच्चे के भविष्य और उसके सम्मान के लिए इस पूरी दुनिया और समाज से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। आज रात उस पानी की आखिरी बूंद ने सब्र के उस बड़े प्याले को पूरी तरह छलका दिया था। मीरा ने बहुत ही धीरे से उस भारी और महंगे लहंगे को अपने शरीर से उतारकर फर्श पर फेंक दिया। उसने अपनी गर्दन और कानों से उन करोड़ों रुपयों के हीरों के गहनों को ऐसे नोच कर निकाल दिया, जैसे वे कोई जहरीले सांप हों जो उसे लगातार डस रहे हों। उसने एक बहुत ही साधारण सी सूती मैक्सी पहनी और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब कोई डर या घबराहट बिल्कुल भी नहीं थी। वहां सिर्फ एक बहुत ही शांत और खतरनाक दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। बाहर अचानक बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई थी। मुंबई का वह भयानक मानसून जैसे मीरा के अंदर उठ रहे उस बड़े तूफान का पूरा साथ दे रहा था। यह बारिश केवल इस शहर की सड़कों को ही नहीं, बल्कि मीरा के जीवन के उन सारे भ्रमों को भी हमेशा के लिए धोने वाली थी। वह जानती थी कि आज रात का यह फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। लेकिन अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता या कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। आर्यन को अभी भी यही लगता था कि कल सुबह जब वह उठेगा तो वह अपने कुछ पैसे खर्च करके और एक महंगा तोहफा देकर मीरा को फिर से आसानी से मना लेगा। वह उस इंसान के कर्म के उस भयानक चक्र को बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, जो अब अपनी पूरी गति से उसकी तरफ बढ़ रहा था। आर्यन की यह अंधी और झूठी किताबी सोच उसे जीवन के सबसे बड़े और दर्दनाक पछतावे की तरफ बहुत ही तेजी से धकेलने वाली थी। अब बस सुबह होने का इंतजार था। बाहर मुंबई के आसमान में काले बादल भयंकर रूप से गरज रहे थे और तेज बारिश खिड़कियों के शीशे पर लगातार प्रहार कर रही थी। यह तूफानी रात मीरा के भीतर चल रहे उस भयानक द्वंद्व का बिल्कुल सही और सटीक प्रतिबिंब लग रही थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक बहुत ही गहरी सांस लेकर अपने उस बड़े से सूटकेस को कोने में धकेल दिया, जिसमें उसके सारे महंगे और डिजाइनर कपड़े भरे हुए थे। आज उसे इन सभी कीमती और दिखावटी चीजों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। मीरा ने अपनी अलमारी के सबसे निचले हिस्से को खोला और वहां से अपना एक बहुत ही पुराना और छोटा सा बैग बाहर निकाला। यह वही साधारण बैग था जिसे वह अपनी शादी के दिन अपने मायके से साथ लेकर आई थी। उसने बहुत ही सावधानी से उसमें अपनी कुछ पुरानी और सस्ती सूती साड़ियां रखीं, जो उसके पिता ने उसे बड़े ही प्यार से खरीद कर दी थीं। इन मामूली कपड़ों में उसे आर्यन के उन करोड़ों रुपयों के कीमती लिबासों से कहीं ज्यादा गर्माहट और सुरक्षा महसूस हो रही थी। उसने जानबूझकर आर्यन द्वारा दिए गए किसी भी गहने या क्रेडिट कार्ड को अपने बैग में नहीं रखा। वह इस घमंडी परिवार की एक भी ऐसी चीज अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी जो बाद में उसे उसकी उस भयानक गुलामी की याद दिलाए। उसका मानना था कि जिस दौलत ने उसकी भावनाओं और उसके स्वाभिमान को कुचल दिया है, वह दौलत उसके बच्चे के लिए भी एक बहुत बड़ा जहर ही साबित होगी। वह खाली हाथ आई थी और आज बिल्कुल खाली हाथ ही इस महल से वापस जा रही थी। मीरा चुपचाप आर्यन के उस बड़े और शानदार स्टडी रूम में गई, जहां वह अक्सर अपने व्यापारिक साम्राज्य के बहुत बड़े फैसले लिया करता था। उसने आर्यन की मेज पर रखे एक सफेद कागज को उठाया और अपने कांपते हुए हाथों से उस पर तलाक का नोटिस लिखना शुरू कर दिया। हर एक शब्द लिखते समय उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन उसका दिमाग इस फैसले पर पूरी तरह से अटल था। वह जानती थी कि यह कागज आर्यन के अहंकार पर एक बहुत बड़ा और भयानक प्रहार होगा। तलाक के उस कागज पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद मीरा ने अपने गले से उस पवित्र मंगलसूत्र को बहुत ही धीरे से उतारा। यह वह मंगलसूत्र था
जिसे आर्यन ने अग्नि के साथ फेरे लेते समय उसके गले में बांधा था और हमेशा उसका साथ निभाने का झूठा वादा किया था। मीरा ने उस मंगलसूत्र को उस कागज के ऊपर रख दिया। यह केवल सोने का एक धागा नहीं था, बल्कि यह उस खोखले और झूठे रिश्ते की सबसे बड़ी जंजीर थी, जिसे आज मीरा ने हमेशा के लिए बहुत ही हिम्मत से तोड़ दिया था। हवेली के सारे नौकर और पहरेदार पार्टी की थकावट के कारण बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। बाहर बारिश का शोर इतना ज्यादा था कि किसी को भी मीरा के कदमों की आहट बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। मीरा ने अपना वह छोटा सा बैग उठाया और अपने पेट को एक बार फिर से बहुत ही प्यार से सहलाया। वह अपने बच्चे को ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि अब वह पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे इस नफरत भरी दुनिया से बहुत दूर ले जाया जा रहा है। जैसे ही मीरा ने उस विशाल हवेली के मुख्य दरवाजे को खोला, बाहर की ठंडी और नम हवा ने उसके चेहरे को बहुत ही जोर से छुआ। यह हवा उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे आजादी का एक बहुत ही मीठा और अद्भुत एहसास दिला रही थी। उसने एक आखिरी बार मुड़कर उस आलीशान महल की तरफ देखा, जिसने उसके जीवन के इतने सारे कीमती महीने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे। वह बिना किसी पछतावे के उन बड़ी और शानदार सीढ़ियों से नीचे उतरी और उस घने अंधेरे में हमेशा के लिए कहीं खो गई। सड़क पर चलते हुए मीरा के मन में समाज के उन कठोर और चुभने वाले सवालों का एक बहुत बड़ा डर भी था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि भारत जैसे देश में एक गर्भवती महिला का अपने पति का घर छोड़कर इस तरह आधी रात को सड़क पर आ जाना बहुत ही बड़ा कलंक माना जाता है। लोग उसके चरित्र पर बहुत सारे गंदे सवाल उठाएंगे और उसके पिता को भी बहुत ज्यादा अपमानित करेंगे। लेकिन एक मां का प्यार समाज के उन सभी डरों और बेड़ियों से बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। उसने सोच लिया था कि वह लोगों के ताने सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वह अपने बच्चे को आर्यन जैसे इंसान की गंदी परछाई में कभी भी पलने नहीं देगी। उसे इस बात का भी पूरा एहसास था कि आने वाला समय उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और चुनौतियों से भरा होने वाला है। बिना पैसे और बिना किसी सहारे के इस निष्ठुर दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन उसके भीतर पल रहा वह नन्हा सा जीवन उसे लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। दूसरी तरफ आर्यन अभी भी अपने उस आलीशान और आरामदायक बिस्तर पर बहुत ही गहरी और बेफिक्र नींद सो रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कीमती हिस्सा आज हमेशा के लिए उससे बहुत दूर जा चुका है। वह अपनी ताकत और अपनी बेहिसाब दौलत के नशे में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे लगता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन नियति और कर्म का वह भयानक चक्र अब अपना असली और बहुत ही दर्दनाक खेल शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। आर्यन को यह पक्का विश्वास था कि मीरा जैसी एक सीधी सादी और मध्यम वर्गीय लड़की इस बड़े शहर में कभी भी अकेले जिंदा नहीं रह सकती है। उसके दिमाग में यह बात बहुत ही गहराई से बैठी हुई थी कि कोई भी औरत अपने पति की इतनी बड़ी संपत्ति को छोड़कर इस तरह से दर दर की ठोकरें खाना कभी भी पसंद नहीं करेगी। यह उसकी उसी पितृसत्तात्मक और सड़ी गली सोच का नतीजा था, जो महिलाओं को सिर्फ एक कमजोर और बेबस इंसान समझती है। वह मीरा की उस छुपी हुई असीम ताकत को कभी भी नहीं समझ पाया था। मीरा लगातार तेज बारिश में भीगते हुए शहर के उस पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ बहुत ही तेजी से कदम बढ़ा रही थी। उसके पास केवल इतने ही पैसे बचे थे कि वह एक साधारण सी ट्रेन की टिकट खरीदकर यहां से बहुत दूर जा सके। वह अपने पिता के घर पुणे भी वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि आर्यन सबसे पहले उसे वहीं पर ढूंढने के लिए पहुंचेगा। वह एक ऐसी गुमनाम और नई जगह पर जाना चाहती थी जहां कोई भी उसके अतीत को बिल्कुल भी न जानता हो। स्टेशन पर पहुंचकर उसने एक बहुत ही लंबी दूरी की ट्रेन की साधारण श्रेणी की टिकट खरीदी और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई।
उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी शांति और सुकून नजर आ रहा था। यह उस भयानक और दमघोंटू पिंजरे से बाहर निकलने की सच्ची खुशी थी। ट्रेन ने जब धीरे धीरे स्टेशन छोड़ना शुरू किया तो मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आने वाले कल के बहुत सारे खूबसूरत सपने बुनने लगी। सुबह की पहली किरण जब ट्रेन की खिड़की से अंदर आई तो वह मीरा के चेहरे पर एक बहुत ही नई और सकारात्मक रोशनी लेकर आई। यह केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह मीरा के जीवन का एक बहुत ही नया और महत्वपूर्ण अध्याय था। उसने उन सभी बंधनों को बहुत ही बहादुरी से तोड़ दिया था जो उसे एक दासी बनाकर रख रहे थे। अब वह केवल आर्यन की पत्नी नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत ही स्वतंत्र और साहसी मां थी जो अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जैसे जैसे ट्रेन मुंबई की उस चमकती हुई दुनिया से बहुत दूर जा रही थी, वैसे वैसे मीरा के दिल से आर्यन का वह सारा डर भी हमेशा के लिए खत्म होता जा रहा था। उसे पता था कि जब आर्यन सुबह उठेगा और उसे वह खाली कमरा और वह तलाक का कागज मिलेगा तो उसका वह सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो जाएगा। वह इंसान जिसने कभी भी किसी की भावनाओं की कद्र नहीं की थी, उसे आज पहली बार जिंदगी के सबसे बड़े और दर्दनाक नुकसान का बहुत ही भयानक एहसास होने वाला था। मीरा ने अपना हाथ एक बार फिर से अपने पेट पर रखा और मुस्कुराते हुए अपने उस अनदेखे बच्चे से बहुत ही प्यार से बात की। उसने कहा कि अब उन्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे दोनों मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत और नई दुनिया बनाएंगे। आर्यन का वह सारा पैसा और उसका वह बड़ा सा महल अब उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता था। कर्म का वह तीर अब आर्यन की तरफ छूट चुका था और अब उसे अपने किए गए हर उस भयानक जुल्म का पूरा हिसाब देना ही था। भारतीय समाज में विवाह को एक बहुत ही पवित्र और अटूट बंधन माना जाता है, लेकिन मीरा के लिए यह बंधन केवल एक बहुत बड़ा और भयानक धोखा साबित हुआ था। उसने अपने पति और अपने ससुराल वालों की हर उस जायज और नाजायज मांग को हमेशा सिर झुकाकर पूरी तरह से स्वीकार किया था, लेकिन बदले में उसे केवल तिरस्कार, अपमान और बहुत सारा मानसिक उत्पीड़न ही मिला था। आज उसने यह सिद्ध कर दिया था कि एक औरत का आत्मसम्मान किसी भी झूठे सामाजिक बंधन से बहुत ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। उसे अपने बूढ़े पिता रमन की बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी। वह जानती थी कि जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उनका दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन मीरा को यह भी पूरा विश्वास था कि जब वह उन्हें सारी सच्चाई बताएगी तो वे जरूर उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक सच्चा पिता हमेशा अपनी बेटी की खुशी और उसकी सुरक्षा चाहता है, न कि उसे किसी अमीर आदमी के घर में एक बेबस और लाचार गुलाम के रूप में तड़पते हुए देखना चाहता है। मातृत्व एक ऐसा अद्भुत और असीम एहसास है जो किसी भी कमजोर और डरी हुई औरत को एक बहुत ही भयंकर योद्धा में बदल सकता है। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी आर्यन जैसे एक इतने शक्तिशाली और रसूखदार इंसान के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत करने की हिम्मत जुटा पाएगी। लेकिन उसके गर्भ में पल रहे उस नन्हे से जीवन ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी और अजेय ताकत दे दी थी। वह अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। मुंबई शहर अभी भी उस भारी बारिश के कारण एक बहुत ही गहरी और सुस्त नींद में सोया हुआ था। बड़े बड़े महलों में रहने वाले वे सभी अमीर लोग अपनी उन आरामदायक रजाइयों में छुपकर इस तूफानी मौसम का पूरा मजा ले रहे थे। लेकिन उन सभी की नजरों से बहुत दूर एक अकेली और गर्भवती महिला एक साधारण सी ट्रेन में बैठकर अपनी एक नई मंजिल की तलाश में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसकी आत्मा जाग चुकी थी और अब उसे कोई भी तूफान या कोई भी कठिनाई पीछे नहीं धकेल सकती थी। वह बार बार उस पल की कल्पना कर रही थी
जब आर्यन की आंखें खुलेंगी और उसकी नजर उस मंगलसूत्र पर पड़ेगी। आर्यन को हमेशा यह लगता था कि उसने मीरा को अपने पैसों से हमेशा के लिए खरीद लिया है। वह कभी भी यह सोच ही नहीं सकता था कि एक मध्यम वर्गीय लड़की उसे इतनी बड़ी और भयानक चुनौती दे सकती है। यह तलाक का वह साधारण सा कागज केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह आर्यन के उस बहुत बड़े पुरुषवादी और अमीर होने के घमंड पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा था। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ मीरा के दिल की धड़कनें भी अब पूरी तरह से सामान्य और शांत होती जा रही थीं। उसने बाहर की उन खूबसूरत हरी वादियों को देखा जो बारिश के कारण और भी ज्यादा साफ और ताजी लग रही थीं। प्रकृति का यह मनमोहक दृश्य जैसे उसे उसकी इस नई और आजाद जिंदगी की ढेर सारी बधाइयां दे रहा हो। उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और अपने अतीत के उन सभी दर्दनाक पन्नों को हमेशा के लिए बंद करके अपने इस नए और अनजान सफर का बहुत ही खुशी से स्वागत किया। अगली सुबह जब आर्यन की आंखें खुलीं, तो बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। उसने अपना हाथ बिस्तर के दूसरी तरफ बढ़ाया, लेकिन वहां सिर्फ ठंडी और खाली चादर थी। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मीरा आमतौर पर इतनी सुबह कहीं नहीं जाती थी। वह अलसाया हुआ उठा और उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। कमरा बिल्कुल शांत और खाली था। उसकी नजर अचानक अपनी स्टडी टेबल पर गई, जहां कुछ रखा हुआ था। उसने सोचा कि शायद मीरा ने कोई शिकायत भरा खत लिखा होगा, जैसा कि वह अक्सर किया करती थी। आर्यन बहुत ही लापरवाही और घमंड के साथ उस मेज की तरफ बढ़ा। वहां उसने उस सफेद कागज को देखा जिस पर तलाक का नोटिस लिखा हुआ था। कागज के बिल्कुल ठीक ऊपर वह मंगलसूत्र रखा हुआ था, जो इस रिश्ते की सबसे बड़ी निशानी थी। आर्यन ने उस कागज को पढ़ा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसे लगा कि यह मीरा की उसे ब्लैकमेल करने की कोई नई और बचकानी चाल है। उसे यह पक्का विश्वास था कि वह बेचारी गर्भवती औरत इस घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। तभी उसकी मां देवकी देवी वहां आ गईं। जब उन्होंने उस कागज और मंगलसूत्र को देखा, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि उस मामूली लड़की ने सिंघानिया परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन आर्यन ने बहुत ही शांति से अपनी मां को समझाया कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उसने कहा कि यह सिर्फ एक नाटक है, और देखना, केवल 3 दिनों के अंदर वह बिना पैसों के दर दर की ठोकरें खाकर वापस इसी दरवाजे पर रोती हुई आएगी और हमसे माफी मांगेगी। आर्यन का पुरुषवादी अहंकार उसे इस बात का एहसास ही नहीं होने दे रहा था कि उसने क्या खो दिया है। उसने हवेली के सभी सुरक्षा गार्डों को बहुत ही सख्त आदेश दे दिए कि जब मीरा वापस आए तो उसे सीधे अंदर न आने दिया जाए। उसे पहले दरवाजे पर घंटों तक खड़ा रखा जाए, ताकि उसे अपनी इस बेवकूफी का पूरा एहसास हो सके। आर्यन अपनी उसी पुरानी दुनिया में वापस लौट गया, जहां सिर्फ पैसे और व्यापारिक सौदों की अहमियत थी। उसे लगा कि यह समस्या कुछ ही दिनों में अपने आप खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए, लेकिन मीरा के वापस लौटने का कोई भी नामो निशान नहीं था। आर्यन को यह उम्मीद थी कि कम से कम मीरा के पिता रमन का फोन तो जरूर आएगा, जो अपनी बेटी की इस हरकत के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। लेकिन पुणे से भी कोई खबर या फोन नहीं आया। आर्यन के मन में अब हल्की सी बेचैनी शुरू होने लगी थी, लेकिन उसका घमंड अभी भी बहुत बड़ा था। उसने खुद को यह दिलासा दिया कि शायद वह लड़की अपनी जिद पर अड़ी है और कुछ दिन और बाहर रहेगी। एक पूरा हफ्ता बीत चुका था। आर्यन जब देर रात ऑफिस से वापस घर लौटता था, तो उसे वह विशाल कमरा बहुत ही डरावना और खाली लगता था। पहले जब वह आता था, तो मीरा उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। अब कोई भी उसे गर्म पानी देने वाला या उसका हाल पूछने वाला नहीं था। नौकर सिर्फ आदेश का पालन करते थे, लेकिन उनमें वह प्यार और अपनापन बिल्कुल नहीं था। आर्यन को पहली बार यह एहसास होने लगा था कि पैसों से खरीदी गई सेवाएं पत्नी के सच्चे प्यार की जगह कभी नहीं ले सकती।
जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, आर्यन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आ गया। किसी तरह से यह खबर मीडिया और प्रेस में लीक हो गई कि सिंघानिया ग्रुप के शक्तिशाली सीईओ की गर्भवती पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है। अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जो इंसान अपनी गर्भवती पत्नी को खुश और सुरक्षित नहीं रख सकता, वह भला इतनी बड़ी कंपनी और निवेशकों के करोड़ों रुपयों को कैसे ईमानदारी और जिम्मेदारी से संभाल सकता है। इस खबर का सीधा असर कंपनी के शेयरों पर पड़ा। शेयर बाजार खुलते ही सिंघानिया ग्रुप के शेयर बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरने लगे। विदेशी निवेशकों ने आर्यन की इस पारिवारिक स्थिति पर बहुत गहरी चिंता व्यक्त की और कुछ बड़ी डील्स बीच में ही रोक दी गईं। आर्यन के जो भी व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी थे, उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उसकी छवि को पूरी तरह से बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आर्यन पहली बार अपनी उस मजबूत और अजेय कुर्सी पर बैठकर बहुत बुरी तरह से कांपने लगा था। आर्यन ने इस स्थिति को संभालने के लिए मीडिया के सामने कई झूठी कहानियां बनाने की कोशिश की। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मीरा अपनी तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिनों के लिए आश्रम गई है। लेकिन मीडिया वाले इतने बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने लगातार मीरा से बात करने की मांग की। आर्यन पर चौतरफा दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। वह इंसान जो हमेशा दूसरों को अपने इशारों पर नचाता था, आज खुद अपनी ही बुनी हुई इस भयानक जाल में बहुत ही बुरी तरह से फंसकर रह गया था। घर के अंदर का माहौल भी बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और घुटन भरा हो चुका था। देवकी देवी अब हर बात पर आर्यन को ताने मारने लगी थी। उनका वह प्यारा और इकलौता वारिस जो मीरा के पेट में था, अब उनके हाथों से पूरी तरह से निकल चुका था। वे दिन रात मीरा को कोसती रहती थीं और आर्यन को अपनी पत्नी पर नियंत्रण न रख पाने के लिए बहुत बुरा भला कहती थीं। वह आलीशान हवेली अब एक युद्ध के मैदान में बदल गई थी, जहां शांति और सुकून का कोई भी नामोनिशान बिल्कुल भी नहीं बचा था। लगातार बढ़ती हुई इस मानसिक परेशानी और अत्यधिक शराब पीने के कारण आर्यन का स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिरने लगा था। एक रात जब वह अकेला अपने कमरे में था, तो अचानक उसके पेट में बहुत ही भयंकर और तेज दर्द उठा। यह दर्द इतना भयानक था कि वह बिस्तर से नीचे उस ठंडे फर्श पर गिर पड़ा। उसने दर्द से तड़पते हुए नौकरों को आवाज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर चल रही तेज हवा और हवेली के बड़े आकार के कारण किसी ने भी उसकी वह दर्द भरी चीख बिल्कुल भी नहीं सुनी। उस ठंडे फर्श पर दर्द से तड़पते हुए आर्यन को अचानक वह रात याद आ गई, जब सालगिरह की पार्टी में मीरा इसी तरह पेट के दर्द से तड़प रही थी। उस दिन आर्यन ने अपनी पत्नी की उस भयानक पीड़ा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और एक विदेशी मेहमान के साथ चला गया था। आज वही दर्द और वही बेबसी आर्यन खुद महसूस कर रहा था। ये कर्म का बहुत ही सटीक और भयानक प्रहार था, जिसने उस शक्तिशाली सीईओ को एक कमजोर और लाचार इंसान बनाकर फर्श पर पटक दिया था। दर्द की उस भयानक लहर के बीच उसे मीरा के उस कोमल स्पर्श की बहुत ही बुरी तरह से याद आने लगी। अगर आज वह यहां होती, तो वह उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसे बहुत प्यार से सहलाती। वह महसूस कर रहा था कि उसकी अरबों की दौलत इस समय उसके लिए एक दर्द की दवा तक नहीं खरीद सकती थी। किसी तरह से रेंगते हुए वह अपनी दवा की अलमारी तक पहुंचा और कुछ गोलियां निगल लीं। ये रात उसके लिए जिंदगी की सबसे लंबी, डरावनी और दर्दनाक रात बन गई थी। अगली सुबह जब उसका दर्द कुछ कम हुआ, तो वह लड़खड़ाते हुए अपनी उसी स्टडी टेबल के पास गया। वहां रखा हुआ वह मंगलसूत्र आज उसे किसी सोने के आभूषण की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक और चुभने वाले कांटे की तरह लग रहा था। वह मंगलसूत्र उसे यह चीख चीख कर बता रहा था कि उसने अपने अहंकार में दुनिया की सबसे कीमती चीज को हमेशा के लिए खो दिया है। उसे अब पूरी तरह से यह एहसास हो गया था कि उसका वह सारा घमंड कितना ज्यादा खोखला, झूठा और बेईमानी था। अपने उस टूटे हुए अहंकार के साथ
आर्यन ने सबसे छुपकर पुणे जाने का फैसला किया। वह मीरा के पिता रमन के घर पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद मीरा वहां मिल जाएगी। जब उसने रमन को देखा तो वह बूढ़ा पिता अपनी बेटी के दुख में बहुत ज्यादा टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सा स्वाभिमान और गर्व था। रमन ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मीरा इस समय कहाँ है, लेकिन वह जहां भी है, उन्हें अपनी बेटी के इस साहसिक फैसले पर बहुत गर्व है। रमन के ये शब्द आर्यन के सीने में किसी खंजर की तरह बहुत गहराई तक उतर गए। रमन ने उसे देखते हुए कहा कि तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो सकते हो, लेकिन असलियत में तुम इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब और दरिद्र इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास गिनाने के लिए केवल कागज के टुकड़े हैं, लेकिन प्यार करने वाला कोई भी अपना इंसान नहीं है। आर्यन वहां से पूरी तरह से टूटकर और अपना सारा आत्मसम्मान खोकर वापस लौटा। उसे अब यह समझ आ गया था कि उसने क्या बहुत बड़ा पाप किया है। पुणे से वापस उस विशाल और सूनी हवेली में लौटने के बाद आर्यन को वह घर खाने को दौड़ने लगा था। हवेली का हर एक कोना, हर एक महंगी चीज उसे मीरा की उस खामोश और दर्दनाक घुटन की बहुत ज्यादा याद दिला रही थी। वह सोफे पर बैठकर घंटों तक केवल उस जगह को घूरता रहता था जहां मीरा कभी उदास होकर चुपचाप बैठी रहती थी। उसकी आंखों से आज पहली बार अपने उस भयानक और क्रूर व्यवहार के लिए सच्चे पछतावे के बहुत सारे आंसू लगातार बहने लगे थे। उसका पत्थर दिल पिघल रहा था। अब आर्यन को हर रात बहुत ही भयंकर और डरावने सपने आने लगे थे। वह सपने में देखता था कि उसका अजन्मा बच्चा उसे दूर से पुकार रहा है, लेकिन मीरा उस बच्चे को लेकर रोशनी की तरफ जा रही है, जबकि आर्यन खुद एक बहुत ही गहरे, काले और भयानक अंधेरे में लगातार गिरता जा रहा है। जब उसकी नींद खुलती तो वह पसीने से पूरी तरह तरबतर होता था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती थीं। यह उस अदृश्य पाप का बोझ था जो अब उसकी आत्मा को बहुत बुरी तरह से कुचल रहा था। आर्यन के भीतर एक बहुत ही गहरा और वैचारिक बदलाव आना शुरू हो गया था। उसने उस विदेशी महिला निवेशक एंजेला के साथ होने वाले उस बड़े सौदे को हमेशा के लिए रद्द कर दिया, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी को तड़पते हुए छोड़ दिया था। उसे अब अपनी कंपनी, अपनी वह शानदार सीईओ की कुर्सी और उन बड़े व्यापारिक समारोहों से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि ये सारे खोखले रिश्ते और यह झूठी व्यावसायिक दुनिया असल जिंदगी में किसी इंसान के अकेलेपन और उसके दर्द को कभी दूर नहीं कर सकती। कर्म के उस अटल और कठोर नियम ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया के सामने दिखा दी थी। वह इंसान जो यह सोचता था कि वह अपने पैसों की ताकत से पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, आज वह अपनी उसी पत्नी की एक झलक पाने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। यह पछतावा कोई दिखावा नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा की एक बहुत ही गहरी और सच्ची पुकार थी। आर्यन अब केवल एक ऐसा बेचैन इंसान बन गया था जिसे हर हाल में अपनी उस बड़ी गलती को सुधारना था। उसने तुरंत देश के सबसे बेहतरीन और महंगे प्राइवेट जासूसों को काम पर लगा दिया। उसने उन्हें बहुत ही सख्त निर्देश दिए कि वे मीरा को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा दें, लेकिन मीरा को कोई भी नुकसान या कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वह अब मीरा को जबरदस्ती या डरा धमकाकर वापस नहीं लाना चाहता था, बल्कि वह केवल यह जानना चाहता था कि वह इस समय कहाँ है और क्या वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उसका यह पागलपन अब एक बहुत ही गहरे और सच्चे प्यार में बदल रहा था। एक रात आर्यन ने अलमारी से मीरा की वही पुरानी और सस्ती सूती साड़ी निकाली जिसे वह अक्सर अपने मायके से पहनकर आती थी। उस साड़ी से अभी भी मीरा की बहुत ही हल्की और मीठी सी खुशबू आ रही थी। उस शक्तिशाली और क्रूर सीईओ ने वह साधारण सी साड़ी अपने चेहरे पर रखी और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। एक मां के उस महान बलिदान और उसकी उस खामोश ताकत ने एक घमंडी इंसान को पूरी तरह से धूल चटाकर उसे इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। कई हफ्तों की बेचैनी और रातों की नींद हराम होने के बाद
आर्यन के प्राइवेट जासूसों ने आखिरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग ढूंढ निकाला। उन्होंने बताया कि मीरा पुणे के बाहरी इलाके में स्थित एक बहुत ही छोटे और गरीब गांव में रह रही है। वह वहां के एक साधारण से अनाथालय और स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। यह खबर सुनते ही आर्यन का दिल बहुत ही जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी सबसे तेज चलने वाली गाड़ी निकाली और बिना किसी ड्राइवर या सुरक्षाकर्मी के खुद ही उस गांव की तरफ बहुत तेजी से निकल पड़ा। रास्ते भर आर्यन के दिमाग में अनगिनत विचार बहुत ही तेजी से घूम रहे थे। मुंबई की चौड़ी और शानदार सड़कें धीरे धीरे गांव के ऊबड़ खाबड़ और धूल भरे रास्तों में पूरी तरह से बदल रही थीं। उसकी करोड़ों की कीमती विदेशी गाड़ी अब गांव की मिट्टी और कीचड़ में पूरी तरह सन चुकी थी। लेकिन आज आर्यन को अपनी महंगी गाड़ी या अपने महंगे लिबास की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान केवल अपनी पत्नी को खोजने पर केंद्रित था, जिसे उसने अपने झूठे अहंकार में हमेशा के लिए खो दिया था। गांव के उस छोटे से स्कूल के बाहर पहुंचकर आर्यन ने अपनी गाड़ी रोकी। वहां कोई बड़ा और शानदार गेट या कोई आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। वहां सिर्फ मिट्टी की दीवारें और एक टिन की छत वाला बहुत ही साधारण सा भवन था। आर्यन धीरे धीरे उस परिसर के अंदर दाखिल हुआ। वहां का वातावरण बहुत ही ज्यादा शांत और सुकून देने वाला था, जो मुंबई के शोर शराबे और दमघोंटू कॉरपोरेट दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसने दूर से ही बच्चों के जोर जोर से हंसने और पहाड़े पढ़ने की मीठी आवाजें स्पष्ट रूप से सुनी। आर्यन के कदम एक कक्षा के बाहर जाकर पूरी तरह से ठिठक गए। वहां उसने वह दृश्य देखा जिसने उसकी रूह तक को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। मीरा वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने वही साधारण और पुरानी सूती साड़ी पहनी हुई थी, जिसे आर्यन अपने घमंड में हमेशा बहुत ही ज्यादा नीचा और घटिया समझता था। उसका पेट अब काफी बड़ा हो चुका था और वह पूरी तरह से एक मां के रूप में दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी कीमती और महंगा मेकअप बिल्कुल भी नहीं था। मीरा उन गरीब और अनाथ बच्चों को बहुत ही प्यार से कोई कहानी सुना रही थी और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसके चेहरे पर जो शांति, सुकून और सच्ची खुशी थी, वह आर्यन ने उस विशाल और करोड़ों के महल में कभी नहीं देखी थी। वह हंसी इतनी ज्यादा पवित्र और सच्ची थी कि आर्यन को अपनी अरबों की दौलत और अपनी शानदार सफलता पूरी तरह से कचरे के समान लगने लगी। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी और शांति पैसों से कभी भी नहीं खरीदी जा सकती है। वह तो सिर्फ प्यार में ही बसती है। कक्षा खत्म होने के बाद जब बच्चे बाहर मैदान में खेलने के लिए भाग गए, तो कमरा पूरी तरह से खाली हो गया। आर्यन बहुत ही धीरे धीरे और कांपते हुए कदमों से उस कक्षा के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मीरा की नजर उस पर पड़ी, वह एक पल के लिए पूरी तरह से चौंक गई। उसके चेहरे की वह खूबसूरत मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही गहरा डर और अविश्वास आ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वह अपने बच्चे को आर्यन से बचाना चाहती हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन मीरा की आवाज बहुत ही ज्यादा कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। अगर तुम मुझे फिर से उस सोने के पिंजरे में कैद करने या मुझसे मेरा यह बच्चा छीनने के लिए आए हो, तो तुम तुरंत यहां से चले जाओ। मैं अब तुम्हारी वह गुलाम या तुम्हारी वह बेबस पत्नी बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं अब मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन उस नफरत भरे माहौल में तुम्हारे साथ वापस कभी नहीं लौटूंगी। मीरा के इन कठोर शब्दों ने आर्यन के दिल को पूरी तरह से चीर दिया। मीरा के ये तीखे और सच से भरे शब्द सुनकर उस महाशक्तिशाली सीईओ के पैरों ने उसका साथ देना पूरी तरह से छोड़ दिया। आर्यन, जो हमेशा दुनिया को अपने घमंड और रुपयों के बल पर झुकाना जानता था, आज पहली बार किसी के सामने इतनी बुरी तरह से हार गया था। वह बहुत ही धीरे से उस धूल भरी और कच्ची जमीन पर मीरा के पैरों के पास पूरी तरह से घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सिर झुका लिया
और उसकी आंखों से आंसुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब बिना किसी रोक टोक के बहने लगा। मैं तुम्हें वापस ले जाने या तुम पर कोई भी हुक्म चलाने नहीं आया हूं मीरा, आर्यन ने बहुत ही बुरी तरह से रोते हुए कहा। उसकी आवाज पूरी तरह से रुंध चुकी थी। मैं यहां सिर्फ अपने उन सभी भयानक और क्रूर गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। मैंने अपने पैसे और अपनी ताकत के अंधे नशे में दुनिया की सबसे कीमती और पवित्र चीज को बहुत ही बेदर्दी से कुचल दिया था। मुझे आज यह पूरी तरह से एहसास हो गया है कि मैं बाहर से कितना भी अमीर क्यों ना हूं, अंदर से मैं एक बहुत ही दरिद्र इंसान हूं। आर्यन ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मीरा की तरफ देखते हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज में आगे कहा, मैंने हमेशा तुम्हें और तुम्हारी उन सच्ची भावनाओं को एक बिकाऊ वस्तु समझा। मुझे लगा कि मैं अपनी दौलत से एक अच्छी पत्नी और एक खुशहाल परिवार आसानी से खरीद सकता हूं। लेकिन इन पिछले कुछ हफ्तों के अकेलेपन ने मेरी उस सारी झूठी और खोखली दुनिया को हमेशा के लिए पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया है। मुझे वह दर्दनाक रात कभी भी माफ नहीं करेगी जब मैंने तुम्हें उस भयानक दर्द में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए माफी मांगना भी एक बहुत बड़ा पाप है। कर्म ने मुझे मेरी असली और घिनौनी हैसियत दिखा दी है। अब मुझे न तो उस कंपनी की कोई परवाह है और न ही उस झूठे रुतबे की। मैं केवल तुम्हें और अपने होने वाले बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित और खुश देखना चाहता हूं। तुम चाहो तो मुझे हमेशा के लिए यहां से निकाल दो, लेकिन कम से कम मुझे एक बार अपने दिल का यह सारा दर्द और अपना यह भयानक पछतावा पूरी तरह बयां करने दो। मीरा चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने आर्यन को अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह रोते और गिड़गिड़ाते हुए कभी भी नहीं देखा था। जो इंसान हमेशा बहुत महंगे सूट पहनता था और अपनी गर्दन हमेशा घमंड से ऊंची रखता था, वह आज एक आम और लाचार भिखारी की तरह उसके सामने धूल में सना हुआ बैठा था। मीरा का दिल एक बहुत अजीब सी कशमकश में पूरी तरह से फंसा हुआ था। एक तरफ उसका वह सारा पुराना और भयानक दर्द था, तो दूसरी तरफ एक पिता के रूप में आर्यन की यह सच्ची और दर्दनाक तड़प थी। कुछ देर की उस बहुत भारी खामोशी के बाद मीरा ने अपनी सूती साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। उसने बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, आर्यन, तुम्हारे इन आंसुओं ने तुम्हारे अहंकार को जरूर धो दिया है, लेकिन मेरे दिल पर लगे उन भयानक घावों को भरने में अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। तुम एक पिता बनने वाले हो, यह सच्चाई कभी नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अब उस सिंघानिया हवेली में कभी वापस नहीं लौटूंगी जहां मेरी और मेरे इस होने वाले बच्चे की आत्मा का हर रोज बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। मीरा ने अपनी बात जारी रखते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर तुम्हें वास्तव में अपनी उन सारी गलतियों का पूरा एहसास हो गया है तो तुम्हें यह साबित करना होगा। यह कोई बहुत बड़ी व्यापारिक डील नहीं है जिसे तुम केवल अपने कुछ मीठे और झूठे शब्दों से आसानी से जीत लोगे। यह मेरे बच्चे के सुरक्षित भविष्य और एक इंसान के रूप में उसके सही चरित्र का बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा एक साधारण और अच्छे माहौल में बड़ा हो, न कि तुम्हारी उस झूठी, स्वार्थी और पैसों की अंधी दुनिया में। आर्यन ने तेजी से अपना सिर हिलाया और आंसुओं को पोंछते हुए खड़े होने की कोशिश की। उसने मीरा की आंखों में बहुत ही गहराई से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं मीरा। मैं अब उस हवेली में वापस नहीं जाऊंगा और न ही कभी उस झूठे रुतबे के लिए अपने परिवार को दोबारा दांव पर लगाऊंगा। मैं सब कुछ छोड़कर यहां तुम्हारे पास, तुम्हारी इसी साधारण दुनिया में एक आम इंसान की तरह रहने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। यह केवल कुछ भावुक शब्द नहीं थे, बल्कि यह एक बहुत बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य के पतन और एक सच्चे इंसान के जन्म की सबसे बड़ी शुरुआत थी। आर्यन ने उस दिन वहीं खड़े होकर अपने वकीलों को फोन किया और अपनी कंपनी का सारा कार्यभार तुरंत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपने का बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उसने यह भी कह दिया कि वह अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह छुट्टी पर जा रहा है।
वह अपनी करोड़ों की गाड़ी को वहीं स्कूल के बाहर छोड़कर मीरा के साथ पैदल ही उसके छोटे से घर की तरफ चल पड़ा। मीरा का वह घर बहुत ही ज्यादा छोटा और बिल्कुल साधारण सा था। वहां न तो कोई महंगा सोफा था और न ही कोई कीमती एयर कंडीशनर। एक छोटा सा पलंग, एक गैस स्टोव और कुछ मामूली से बर्तन ही उस घर की पूरी संपत्ति थे। आर्यन ने जब उस छोटे से कमरे को देखा तो उसे फिर से अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जिस लड़की को उसने दुनिया की सारी सुख सुविधाएं देने का झूठा घमंड पाला था, वह आज इस गरीबी में भी उससे कहीं ज्यादा खुश, आजाद और पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही थी। आर्यन ने अपना वह महंगा और डिजाइनर कोट उतारकर एक पुरानी कुर्सी पर रख दिया और अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। उसने मीरा से कहा कि आज से वह इस घर का सारा काम खुद ही करेगा। मीरा उसे बहुत ही हैरानी से देख रही थी, लेकिन उसने आर्यन को ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं रोका। वह देखना चाहती थी कि क्या यह बदलाव वास्तव में सच्चा है या केवल उसे वापस उस पिंजरे में ले जाने की एक नई चाल है। आर्यन को अब हर दिन अपनी इस सच्चाई की बहुत बड़ी परीक्षा देनी थी। शाम के समय जब आर्यन ने पहली बार अपने हाथों से सब्जियां काटने की कोशिश की तो उसकी उंगली में हल्का सा कट लग गया। वह दर्द से थोड़ा सा कराह उठा, लेकिन उसने अपनी तकलीफ को मीरा से पूरी तरह छुपा लिया। वह इंसान जो हमेशा करोड़ों के सौदे करता था, आज एक साधारण सी रसोई में प्याज और टमाटर काटते हुए जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची खुशी महसूस कर रहा था। यह एक अद्भुत नजारा था। प्रकृति और कर्म ने मिलकर एक बहुत ही अभिमानी राजा को पूरी तरह से एक आम इंसान बना दिया था। रात के समय जब आर्यन उस छोटे और थोड़े सख्त बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद आने में काफी परेशानी हो रही थी। उसे उन महंगे और नरम गद्दों की आदत थी, लेकिन जब उसने पास में सो रही मीरा के चेहरे की असीम शांति और उसके होंठों की हल्की सी मुस्कान देखी तो उसकी सारी थकावट पल भर में गायब हो गई। उसे पहली बार यह पूरी तरह एहसास हुआ कि एक अच्छी और सुकून भरी नींद के लिए किसी महंगे गद्दे की नहीं, बल्कि एक बहुत ही साफ और शांत ज़मीर की आवश्यकता होती है। अगले कुछ महीने आर्यन के लिए एक बहुत ही कठिन लेकिन पवित्र तपस्या की तरह होने वाले थे। उसे अपनी पूरी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए मिटाकर एक ऐसे पिता और पति के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करना था जिस पर मीरा और उसका बच्चा पूरी तरह गर्व कर सके। कर्म का वह भयानक चक्र अब एक बहुत ही सुंदर और नई शुरुआत में बदल रहा था। अहंकार की दीवार के पूरी तरह गिरने के बाद अब केवल सच्चे प्यार और असली समर्पण के फूल वहां खिलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा और आर्यन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जो हाथ कभी करोड़ों के चेक पर हस्ताक्षर करते थे, वे अब सुबह उठकर झाड़ू लगाते और बर्तन साफ करते थे। आर्यन ने गांव के बाजार से ताजी सब्जियां लाना और मीरा के लिए खाना बनाना सीख लिया था। शुरुआत में उसे बहुत तकलीफ हुई और उसने अपना हाथ भी जला लिया, लेकिन जब वह मीरा को अपने हाथों का खाना खुशी से खाते देखता तो उसका सारा दर्द गायब हो जाता था। इस साधारण जीवन में उसे एक नई और अद्भुत शांति मिलने लगी थी। मीरा चुपचाप आर्यन के इस बड़े बदलाव को गहराई से महसूस कर रही थी। जो इंसान हमेशा काम और मीटिंग्स में व्यस्त रहता था, अब अपना सारा समय केवल मीरा के लिए समर्पित कर चुका था। रात को जब मीरा के पैरों में दर्द होता तो आर्यन बिना संकोच के जमीन पर बैठकर उसकी मालिश करता था। उसकी आंखों में अब पुराना घमंड बिल्कुल नहीं था, बल्कि सच्चा और गहरा पश्चाताप साफ दिखाई देता था। आर्यन की यह निस्वार्थ सेवा धीरे धीरे मीरा के दिल पर लगे गहरे घावों को भरने का काम बहुत ही शांति से कर रही थी। मुंबई में आर्यन की अनुपस्थिति से सिंघानिया परिवार और कंपनी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। देवकी देवी ने कई बार बेटे को वापस बुलाने के लिए संदेश भिजवाए और उसे जिम्मेदारियों का वास्ता दिया, लेकिन आर्यन ने उन सभी संदेशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी मां को साफ शब्दों में कहलवा दिया कि उसकी असली जिम्मेदारी अब उसका यह छोटा सा परिवार है। उसे अब झूठी शान और करोड़ों की दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है।
आर्यन ने समाज के उन सभी थोपे गए नियमों और बंधनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। यह कर्म का एक बहुत ही सुंदर और न्यायपूर्ण चक्र था। आर्यन ने जब तक अपनी दौलत पर अहंकार किया, तब तक उसे केवल नफरत और अकेलापन ही मिला था। लेकिन जैसे ही उसने अपना घमंड त्याग कर एक साधारण जीवन अपनाया, उसे दुनिया की सबसे बड़ी शांति प्राप्त हो गई। वह अक्सर स्कूल जाकर मीरा के साथ उन गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाने में पूरी मदद करता था। बच्चों की वे मासूम मुस्कानें उसे सिखा रही थीं कि असली अमीरी बैंक खाते में नहीं, बल्कि दिल में होती है। वह अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। कुछ महीने और बीत गए और फिर से मानसून का सुहाना मौसम आ गया। यह वही मौसम था जब मीरा उस भयानक रात को हवेली छोड़कर चली गई थी। लेकिन इस बार बारिश की बूंदें अलगाव की नहीं, बल्कि एक नए जीवन के आगमन की सूचना दे रही थीं। एक रात अचानक मीरा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आर्यन तुरंत घबरा गया, लेकिन उसने खुद को बहुत मजबूती से संभाला। उसने गांव की दाई को बुलाया और मीरा को उस छोटे से कमरे में बहुत सुरक्षित स्थिति में लेटा दिया। उस समय आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा दर्द से बहुत ही बुरी तरह से कराह रही थी। आर्यन ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए लगातार हिम्मत देने लगा। आज वह किसी विदेशी डील के लिए उसे अकेला छोड़कर नहीं भागा था। वह एक सच्चे पति और साथी की तरह उसके हर दर्द को महसूस कर रहा था। आर्यन के इस निस्वार्थ और सच्चे प्यार को देखकर मीरा के दिल में बचा हुआ आखिरी डर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह जानती थी कि आर्यन अब सच में पूरी तरह बदल चुका है। कुछ ही घंटों के कठिन संघर्ष के बाद बाहर हो रही तेज बारिश के शोर के बीच नवजात शिशु की बहुत प्यारी और मीठी आवाज गूंज उठी। यह एक बहुत ही खूबसूरत और स्वस्थ बच्ची थी। दाई ने बच्ची को साफ करके बहुत प्यार से मीरा की छाती पर रख दिया। मीरा के आंसुओं का बांध टूट गया। यह केवल दर्द के नहीं, बल्कि एक मां की असीम और पवित्र जीत के खुशी के आंसू थे। उसने अपनी सारी पुरानी तकलीफों को पीछे छोड़कर इस नई और सुंदर दुनिया को अपनी कोख से जन्म दिया था। यह एक चमत्कार था। आर्यन ने बहुत कांपते हुए हाथों से अपनी उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठाया। उस नन्ही जान का वजन आर्यन के लिए उसकी अरबों की कंपनी और सारी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। बच्ची ने अपनी छोटी उंगलियों से आर्यन की बड़ी उंगली को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। इस एक छोटे से स्पर्श ने आर्यन की आत्मा को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने बच्ची के माथे को चूमते हुए उससे और मीरा से जीवन भर साथ निभाने का एक बहुत ही सच्चा और पवित्र वादा किया। मीरा ने आर्यन की तरफ देखकर एक बहुत ही थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान दी। उसने आर्यन के आंसू पोंछे और कहा कि आज से उनका एक नया और सच्चा जीवन शुरू हो रहा है। इस जीवन में किसी बड़े महल या करोड़ों रुपयों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। यहां केवल प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति सच्चा समर्पण ही सबसे बड़ी दौलत होगी। आर्यन ने हामी भरते हुए मीरा के माथे पर एक प्यारा चुंबन दिया। उस छोटे से झोपड़ीनुमा घर में आज दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची खुशी का जन्म हुआ था, जो अनमोल थी। एक दिन अचानक मीरा के पिता रमन देसाई उस छोटे से गांव में उनसे मिलने पहुंचे। जब उन्होंने आर्यन को साधारण सी रसोई में पसीने से लथपथ होकर काम करते देखा, तो वे पूरी तरह हैरान रह गए। रमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिंघानिया साम्राज्य का वह शक्तिशाली वारिस इस तरह एक आम इंसान की जिंदगी बिताएगा। आर्यन ने जब रमन को दरवाजे पर देखा, तो वह तुरंत पास गया और बिना संकोच के उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आर्यन का यह नया और विनम्र रूप देखकर रमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रमन ने आर्यन को गले लगा लिया और उसकी सच्ची तपस्या को देखकर उसे अपनी पुरानी गलतियों के लिए दिल से माफ कर दिया। रमन ने कहा कि एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि उसकी बेटी का पति दौलत से ज्यादा उसके प्यार की कद्र करे। आर्यन ने भी रोते हुए रमन से माफी मांगी और वादा किया
कि वह अब कभी मीरा की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। यह एक बहुत ही भावुक पल था, जिसने उन दोनों परिवारों के बीच की उस गहरी और भयानक खाई को हमेशा के लिए भर दिया था। दूसरी तरफ मुंबई की विशाल हवेली में देवकी देवी अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। आर्यन के बिना वह बड़ा घर उन्हें किसी भयानक और सुनसान कब्रिस्तान की तरह लगता था। कंपनी के मामलों से दूर होने के कारण अब उनके पास कोई रुतबा नहीं बचा था। उनके वे सारे उच्च वर्गीय दोस्त और रिश्तेदार, जो कभी दौलत के कारण आगे पीछे घूमते थे, अब उनका साथ पूरी तरह से छोड़ चुके थे। देवकी देवी को अब हर रात अपने उस क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर बहुत ही भयानक और गहरा पछतावा होने लगा था। यह उनके कर्मों का फल था। देवकी देवी अपनी अलमारी से वे सभी कीमती साड़ियां और करोड़ों रुपयों के गहने निकालकर देखती थीं, लेकिन अब उन निर्जीव चीजों में उन्हें कोई खुशी या सुकून नहीं मिलता था। उन्हें यह बात पूरी तरह से समझ आ रही थी कि मीरा ने उस दिन वह मंगलसूत्र और तलाक का कागज मेज पर क्यों छोड़ा था। एक परिवार की नींव पैसे या सत्ता पर नहीं, बल्कि आपसी प्यार और सम्मान पर टिकी होती है। देवकी का वह सारा झूठा घमंड अब पूरी तरह से टूटकर जमीन पर गिर चुका था और वह एक बेबस औरत बनकर रह गई थी। आर्यन ने कभी भी अपने उस फैसले पर पलटकर नहीं देखा। उसे वे दिन याद आते थे जब वह मुनाफे और नुकसान की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाता था। अब उसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का तनाव या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं थी। वह मीरा के साथ मिलकर स्कूल के बच्चों के लिए नई किताबें लाता और उन्हें अच्छी बातें सिखाता था। गांव के सीधे सादे लोग आर्यन का बहुत सम्मान करने लगे थे। वे उसे एक बड़े उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही अच्छे और मददगार इंसान के रूप में दिल से प्यार करते थे। मीरा का यह महान बलिदान और खामोश बगावत समाज की हर उस महिला के लिए एक मिसाल बन चुकी थी, जो पति के जुल्मों को केवल इस डर से सहती है कि बाहरी दुनिया जालिम है। मीरा ने साबित कर दिया था कि औरत कभी कमजोर नहीं होती। जब बात उसकी मर्यादा और बच्चे के भविष्य की आती है, तो वह किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य को धूल चटा सकती है। आर्यन के अहंकार को तोड़ने वाली वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि मातृशक्ति का एक साक्षात रूप थी। उसकी इस असीम ताकत ने एक बहुत बड़ा और अद्भुत चमत्कार कर दिखाया था। सिंघानिया हवेली में आज भी वही शानदार झूमर लटक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं बची थी। वहीं दूसरी ओर पुणे के उस छोटे से गांव की वह कच्ची छत वाली झोपड़ी आज प्यार और खुशियों से जगमगा रही थी। आर्यन और मीरा की यह कहानी इस बात का बहुत ही स्पष्ट प्रमाण थी कि भौतिक सुख सुविधाएं कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। इंसान की सबसे बड़ी जो इस बात का बीच हो, भौतिक सुख हो, सफलता, यह नहीं है कि वह कितना पैसा कमाता है, बल्कि यह है कि वह अपनों के दिलों में कितनी सच्ची और गहरी जगह बना पाता है। जैसे जैसे वह छोटी बच्ची बड़ी होने लगी, आर्यन ने उसके लिए दुनिया की किसी महंगी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। वह चाहता था कि उसकी बेटी एक साधारण और जमीन से जुड़ी हुई इंसान बने। वह अक्सर उसे गोद में बिठाकर गरीब बच्चों के साथ खेलने के लिए स्कूल ले जाता था। बच्ची के जन्म ने आर्यन के लिए इस्तेमाल अंदर के उस कठोर और संवेदनहीन व्यापारी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और एक बहुत ही भावुक, जिम्मेदार और स्नेही पिता को जन्म दिया था। आर्यन की जिंदगी का यह नया अध्याय बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण, सुंदर और अर्थपूर्ण बन गया था। मीरा कभी कभी आर्यन से पुराने दिनों के बारे में बात करती थी। आर्यन उन बातों को सुनकर कान पकड़ लेता और मुस्कुराते हुए कहता कि वह उस बेवकूफ और घमंडी आर्यन सिंघानिया को अब बिल्कुल नहीं जानता। वह इंसान तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मीरा ने वह तलाक का कागज उसकी मेज पर छोड़ा था। आर्यन हमेशा कहता था कि उस कागज ने उनका रिश्ता तोड़ा नहीं था, बल्कि उसने उनके इस नए और सच्चे रिश्ते की एक मजबूत नींव रखी थी। वह उस तलाक के कागज को अपने जीवन का सबसे बड़ा
और महत्वपूर्ण उद्धारकर्ता मानता था। समाज के अमीर और रसूखदार लोगों को यह बात कभी समझ नहीं आएगी कि कैसे एक बहुत बड़ा उद्योगपति अपनी सारी संपत्ति छोड़कर एक साधारण से गांव में इतना खुश रह सकता है। लेकिन कर्म के इस महान कानून ने आर्यन को यह अच्छी तरह सिखा दिया था कि इंसान अपने घमंड से सब कुछ खो देता है, लेकिन सच्चे प्यार और पश्चाताप से पूरी दुनिया जीत सकता है। यह कहानी केवल पति पत्नी की नहीं, बल्कि मानवता, त्याग और उस असीम मात्र प्रेम की सबसे बड़ी जीत है, जिसने एक घमंडी इंसान को पूरी तरह से एक सच्चा इंसान बना दिया। यह कहानी हमें यह बहुत ही गहरी शिक्षा देती है कि कर्म किसी को भी नहीं बख्शता। आप चाहे दुनिया के कितने भी शक्तिशाली इंसान हो, यदि आप किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो प्रकृति उसका हिसाब जरूर करती है। आर्यन ने जो अहंकार किया था, उसकी सजा उसे अपने अकेलेपन और भयानक दर्द के रूप में भुगतनी पड़ी। लेकिन मीरा की असीम सहनशीलता और उसके त्याग ने अंततः उस बुराई पर जीत हासिल कर ली। प्यार और इंसानियत की यह एक बहुत ही अद्भुत, महान और कभी न भूलने वाली अमर और खूबसूरत कहानी बन गई।